बेस्ड ऑन दिस ये क्वेश्चन था कि अगर मर्क्यूरी की जगह हम फ्रेंच वाइन यूज करेंगे कितनी हाइट होगी फॉर सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एच रो जी लगा दिया, रो की वैल्यू ये पुट कर दी, इट कम्स 10.5, क्वाइट ए हाई। डेंसिटी कम है ना, तो यू हैव टू हैव वेरी लेंथी ट्यूब, मोर देन 10 मीटर्स। वाटर के लिए भी लगभग कितनी आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। वाटर की डेंसिटी 1000 है। इफ यू want to make the water barometer, then also length will be close to 10 meters. Open tube manometer is for measuring the pressure inside the closed cylinder, है ना। सपोज इसमें गैस है, कितना प्रेशर होगा उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो। इनिशियली ये यूट्यूब में इक्वल लेवल होगा, बट व्हेन वी कनेक्ट इट विद द सिलेंडर हैविंग द प्रेशराइज्ड गैस, इट विल पुश इट डाउन एंड इधर से क्लाइम करेगा। इतना डिफरेंस नहीं आएगा। सपोज इनिशियली इतना है तो ये थोड़ा डबल डिफरेंस आ जाएगा, ये जितना जाएगा नीचे उतना ऊपर इतना आएगा। बट ओके, इट इज शोन लाइक दिस, विल मेक इट। तो क्या विच प्रिंसिपल, लॉजिक वही लगेगा, प्रेशर एट सेम लेवल इज इक्वल। तो ए एंड बी पर प्रेशर इक्वल होगा सेम लिक्विड में, स्टैटिक लिक्विड में ना। प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी, है ना। तो प्रेशर एट ए कितना है, गैस का प्रेशर रहेगा कुछ यहाँ पर, प्रेशर ऑफ गैस और सम अदर फ्लूइड में भी देयर, है ना, मे बी फ्लोइंग फ्लूइड, वो प्रेशर अप्लाई कर सकता है। बट फिलहाल हमने क्लोज सिलेंडर लिया तो गैस दिखा रहा है। तो यहाँ पर तो हो गया। बी पर कितना है, एच रो जी इसका लिक्विड कॉलम का, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों, है ना। डिफरेंस कितना होगा अगर पी ए को हम इधर ले आए, तो टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर, दैट इज एच रो जी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का गेज प्रेशर, उतना ज्यादा डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। ऑलराइट, तो ये अगेन सेम लॉजिक है सभी में। ओपन ट्यूब मैनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस आ गया, और इवन प्रेशर आल्सो, pressure difference at 2 points, or it is used to measure the pressure of gas in the closed cylinder. दोनों पर्पज हो सकते हैं। प्रेशर ऑफ गैस इन द क्लोज सिलेंडर, प्रेशर डिफरेंस कैसे मेजर करेंगे, फ्लोइंग फ्लूइड में हम देखेंगे मैनोमीटर कैसे करता है प्रेशर डिफरेंस। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। जैसे ये क्वेश्चन है अभी देखो, बेस्ड ऑन दिस, इसमें दिया है यहाँ पे गैस है और इसको कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे लेवल डिफरेंस आ गया। इनिशियली लेवल इक्वल था, तो 20 का डिफरेंस है। गिव द एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर ऑफ द गैस इन द एनक्लोजर फॉर गैस ए एंड बी, ए के लिए बी के लिए। तो यहाँ तो प्रेशर ऑफ गैस विल बी सेम, एच रो जी प्लस पी ए। तो पी ए उन्होंने 76 सेंटीमीटर लिया हुआ है ऑफ मर्क्यूरी, तो ये भी सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। देखो यहाँ पे इन्होंने आंसर जो दिए ना, सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी दिए हुए हैं। देखो एब्सोल्यूट प्रेशर और प्रेशर इन दिस केस विल बी, ये 20 का डिफरेंस है सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड करेगा, दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। टोटल मिला के कितना हो गया, 96 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ओके, जस्ट वेट। Are you there? Yes, sir. Yes, शाश्वत। ओके, Yes, तो यहाँ sir. पे एच डी के टर्म्स में लिखा है। ओके, तो एच डी के टर्म्स में दिया है, तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, इसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दो इधर, तो इतना बचेगा 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी।
तो ये तो हो गया रेगुलर। व्हाट अबाउट दिस, ये थोड़ा उन्होंने डायग्राम अपोजिट बना दिया। तो इसमें फिर से वही लॉजिक लगाना पड़ेगा, इसमें माइनस हो जाएगा। देखो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, ए पर प्रेशर गैस का प्रेशर प्लस एच रो जी, यहाँ पे गैस है यहाँ तक, एच रो जी भी इसी साइड में है, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो प्रेशर ऑफ गैस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एच रो जी, रिवर्स सेक्शन हो रहा है। अंदर जो गैस है, अच्छा वैक्यूम से निकाल दिया उसने गैस, तो प्रेशर कम हो गया अंदर, लेस देन 1 एटमॉस्फेयर, पार्शियल प्रेशर हो गया ना। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 76 माइनस 18, यहाँ पे 18 का डिफरेंस है देखो, तो 58 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ऑलराइट, 58 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। एंड गेज प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दो एब्सोल्यूट प्रेशर से, 58 माइनस 76 तो माइनस 18, इसका आंसर माइनस 18 दिया उन्होंने। तो दैट इज द रिवर्स सेक्शन बिकॉज ऑफ वैक्यूम पंप कनेक्टेड है ना। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। नो सर। और ये तो ये क्वेश्चंस हैं 2 यूट्यूब के, सेम लॉजिक यहाँ भी लगेगा कि यूट्यूब कंटेन्स वाटर एंड एथिलेटेड स्पिरिट सेपरेटेड बाय द मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी है बीच में, एक तरफ स्पिरिट है एक तरफ वाटर है। द मर्क्यूरी कॉलम इन 2 आर्म्स आर इन लेवल, दोनों सेम लेवल पे हैं। 10 सेंटीमीटर वाटर एक तरफ है और 12.5 सेंटीमीटर मर्क्यूरी दूसरी तरफ है। तो फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्पिरिट, कैसे निकालेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्पिरिट? वही लॉजिक, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, उसके बाद प्रेशर का एच रो जी लगा देंगे, एच रो जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो दोनों तरफ है ना। तो देखो एच दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H1 रो जी, रो 1 जी, इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H2 रो 2 जी, P has gone, G has gone, H1 रो 1 is equal to H2 रो 2, तो H1 is 12.5, ये 1 लिया हम लोगों ने, ये 2 लिया, और इधर H2 10 गिवन है, उसकी जो डेंसिटी होती है 1 होती है वाटर की, सीजीएस में डील कर रहे हैं हम लोग है ना। तो इतनी आ गई डेंसिटी, उतनी ही फिर वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दो तो रिलेटिव डेंसिटी आ गई। जितनी डेंसिटी होती है उतनी रिलेटिव डेंसिटी होती है इन सीजीएस सिस्टम। तो 0.8 है, इसीलिए इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा लग रही, 12.5 लगी। इसकी डेंसिटी मोर है, यहाँ से देखो, मोर द डेंसिटी लेस विल बी द हाइट ऑफ दैट, है ना। ऐसे एच रो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो मोर द डेंसिटी लेस विल बी द हाइट रिक्वायर्ड, है ना। अभी इसमें क्या कर रहे हैं, व्हाट दे हैव डन, कि इसमें क्या किया, 15 सेंटीमीटर और डाल दिया जाए, इधर वाटर डाला, इधर 15 सेंटीमीटर स्प्रे डाल दिया, तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, अगर दोनों इक्वल अमाउंट, इक्वल लेंथ ऑफ अमाउंट डाल दिया तो व्हाट विल हैपन, वाटर की डेंसिटी मोर है, इधर इसको नीचे पुश कर देगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो लेवल ऐसे आ जाएगा, मरकरी का लेवल डिफरेंस हो जाएगा। तब कैसे करेंगे, तो पूछा है, बोला है यहाँ पे देखो, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ मर्करी इन 2 आर्म्स, मर्करी का लेवल डिफरेंस कितना जनरेट हो जाएगा, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6। तो फिर से वही लॉजिक, बस एक साइड में 2 लिक्विड हो जाएंगे अभी, है ना, प्रेशर सेम लेवल पे सेम रहता है। तो देखो मर्करी यहाँ तक आ गया, अभी इसमें इधर से प्रेस हो गया, तो ये लेवल ले लिया, प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी। ए पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर से कैंसिल हो जाएगा, नहीं लिखा तो चलेगा, यहाँ पर अभी स्प्लिट है H1 रो 1 जी, और मर्करी भी है अभी, इतना लेवल डिफरेंस आ गया ना, मर्करी का H2 रो 2 जी लिखा, इधर वाटर है पूरा, H3 रो वाटर का H3 रो 3 जी लिखा,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कैंसिल, जी भी सब में से चला गया। अभी ये बचा H1O1 प्लस H2O2, इधर दो लिक्विड है तो दोनों का आ गया, इधर एक ही है H3O3। तो ये स्प्रिट का है, ये मरकरी का है, ये वाटर का है। तो पुट कर दो, मरकरी का लेवल डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, ये निकालना है H2। वाटर का पहले कितना था, 10 था, बाद में 15 और डाला 25। इसका 12 था, बाद में 15 और डाला 27.5 हो गया। इफ यू सॉल्व इट तो ये आएगा 0.221, बहुत कम आएगा लेवल में। अगर हैवी रहती ना तो कम, इसका 15 सेंटीमीटर डालने से कम डिफरेंस है ना। ऑफकोर्स इधर से भी डाला हमने, इसलिए भी न्यूट्रलाइज हुआ इफेक्ट। क्लियर? हाँ सर। इसमें और हाई लेवल बनाना है तो ऐसा दे देंगे, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ये है, इसका 2A है। फिर हम बेसिक पे जाएंगे, वॉल्यूम इक्वल रहता है, जितना वॉल्यूम इधर से प्रेस होगा उतना वॉल्यूम इधर से उठेगा, है ना। तो वॉल्यूम A1 H1 A2 H2, तो ये अगर डबल एरिया है ना, तो H2 विल बी H1/2, ये आधा ही नीचे जाएगा, फिर इधर से डबल जाएगा। तो इस तरह से रेडियस के टर्म में दे सकते हैं, तो थोड़ा हाई लेवल बन जाएगा वो क्वेश्चन। बट फिलहाल हम लोग नहीं कर रहे, जस्ट वी विल ट्राई टू स्पीड अप द कोर्स, है ना। कोर्स थोड़ा सा आगे कर देते हैं, बिकॉज यू हैव द एग्जाम, फाइनल एग्जामिनेशन है अभी मार्च में। हाँ सर, मार्च है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो विल फिजिक्स स्पीड का अप कुछ थोड़ा, 15 को है। तो विल ट्राई टू मैक्सिमाइज। सारे चैप्टर हो गए क्या स्कूल में तुम्हारे? नहीं सर, चल रहे हैं, सिलेबस भी नहीं दिया। तो लास्ट के चैप्टर हो सकता है रह जाए, तो एटलीस्ट 90% कोर्स आई विल ट्राई टू फिनिश। थोड़ा बहुत हो सकता है ना, अभी क्योंकि सिलेबस नहीं हो पाएगा तो वो चैप्टर नहीं पूछेंगे, बट वट एवर वी डू विल डू इट प्रॉपरली, है ना। ऑलराइट। यस सर। तो पास, अभी हम देखेंगे अनदर फॉर्म ऑफ पास्कल्स लॉ। पहले क्या था, वो सेम लेवल पे सेम प्रेशर, है ना। अभी देखते हैं दूसरा क्या है पास्कल्स लॉ का। देखो, दूसरा स्टेटमेंट ये है कि सपोज हम किसी लिक्विड में प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सब जगह वो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, एवरी पॉइंट, इंक्लूडिंग वॉल्स पे भी बढ़ेगा। सपोज यहाँ पे तुमने 10 पास्कल बढ़ा दिया तो एवरीवेयर इट विल इंक्रीज, और इंक्रीज होने से लेवल भी बढ़ जाएगा। फिर इधर सपोज यहाँ पे बढ़ गया तो लेवल हैज टू गो इक्वली बढ़ेगा। तो दैट्स व्हाट इट इज अनडिमिनिशली ट्रांसमिटेड टू ऑल द पॉइंट्स। तो क्या स्टेटमेंट है, whenever external pressure is applied on any part of the fluid contained in the vessel, it is transmitted undiminished without any loss and equally in all directions. This is another form of Pascal's law and it many applications है। इसको हटा देते हैं, not required. Sorry. All right. So increase of pressure is equally transmitted, undiminishedly transmitted to all the parts of the liquid, including the walls of the container, है ना। तो ये ब्रेक सिस्टम जो होते हैं ना कार के, इस पे वर्क करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट इस पे वर्क करती है। तो देखो यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन दिया, इफ वी पुश द पिस्टन द फ्लूइड लेवल राइजेस इन ऑल ट्यूब्स इक्वली होना चाहिए, अगेन नीचिंग टू द सेम लेवल इन ईच, है ना। इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा, जितना बढ़ाया, जितना ज्यादा बढ़ाया प्रेशर उतना ज्यादा सेम लेवल पे पहुंच जाएगा, सच दैट प्रेशर यहाँ पर फिर से लेवल सेम हो जाए, इक्वली ट्रांसमिटेड। तो कौन दो डिवाइसेस एटलीस्ट वी आर डिस्कसिंग, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स, है ना। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का देखते हैं कैसे वर्क करता है। देखो यहाँ पर ये नैरो आर्म है, ये वाइडर आर्म है ना। तो नैरो आर्म का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, फोर्स यहाँ पे अप्लाइड फोर्स F1 है, और इसका A2 एरिया क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे फोर्स ट्रांसमिटेड इज F2। यहाँ पे हमने प्रेशर P बढ़ाया तो इधर भी P बढ़ेगा, जितना पहले है वो इक्विलिब्रियम में, हमने यहाँ पे सपोज 100 पास्कल बढ़ा दिया तो इधर भी 100 पास्कल बढ़ जाएगा, है ना।
इसको रोक के रखने के लिए, इसको और बढ़ा उठाने के लिए। तो प्रेशर्स विल बी इक्वल एट बोथ द साइड। P1 विल बी इक्वल टू P2, दैट इज इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो P1 क्या होता है, F1 अपॉन A1, और P2 यहाँ पे P2 होगा, वो भी इक्वल ही है, दैट विल बी F2 अपॉन A2। तो F2 फोर्स लिफ्टेड और लोड लिफ्टेड, F2 is the load lifted, F1 into A2 by A1। तो A2 10 times कर दो, तो load lifted will be 10 times। F1 is the applied force, F2 is the load lifted, है ना। एरिया क्रॉस सेक्शन 100 टाइम्स कर दो, तो लोड लिफ्टेड विल बी 100 टाइम्स। तुमने देखा होगा जो हाइड्रोलिक जैक आते हैं, टेक्नीशियन वो व्हील पंचर हो जाता तो उसको पीछे एक्सेल में लगा के उठाता है उसको, है ना, धीरे 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 हैवी ट्रक को उठा देता वो, नट बोल्ट खोल के व्हील चेंज कर देता वो सिंगल हैंडेडली, है ना। इट इज पॉसिबल बाय द हाँ हाइड्रोलिक जैक विच इज नथिंग बट हाइड्रोलिक लिफ्ट ओनली। हाइड्रोलिक जैक का भी वही प्रिंसिपल है, बस ओनली थिंग डिजाइनिंग पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, वॉल होगा, यहाँ पे हिंज डोर होगा, जब लिक्विड इधर चला जाएगा तो वापस नहीं आना चाहिए, जैसे हैंड पंप में रहता है ना, जब वो उठाता है टेक्नीशियन हाइड्रोलिक लिफ्ट से, जैक बोलते हैं उसको। कार के तो मैकेनिकल रहते हैं, उसमें ज्यादा लोड नहीं रहता तो हम उठा सकते हैं, बट ट्रक के हाइड्रोलिक रहते हैं, तो फोर्स कैन बी मल्टीप्लाइड टू एनी अमाउंट डिपेंडिंग अपॉन हाउ वाइड द पिस्टन वी कीप इट। तो एक तो ये हो गया, है ना। तो यहाँ के क्वेश्चन देखो, ये जैसे ये क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। उससे पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। देखो जैसे ये है, क्वेश्चन नंबर 8 है, hydraulic automobile lift is designed to lift the cars with the maximum masses of 3000 kg. Area of cross section of piston carrying the load is itna. What is the maximum pressure would the smaller piston bear? तो स्मॉलर पिस्टन पे जितना प्रेशर होगा उतना लार्जर पे होगा, P1 इज इक्वल टू P2। लार्जर पे कितना होगा, लोड भी दिया, एरिया क्रॉस सेक्शन भी दिया, तो लोड mg, एरिया क्रॉस सेक्शन को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, 10⁻⁴। इतना प्रेशर लार्जर पिस्टन के ऊपर होगा, उतना स्मॉलर के ऊपर होगा। इक्वल होता है प्रेशर, ट्रांसमिटेड इज इक्वल। तो ये तो डायरेक्ट हाँ क्वेश्चन है, सर। बस इसमें जी से मल्टीप्लाई करना है, एरिया क्रॉस सेक्शन को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, यदि भी है, डायरेक्ट भी है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, सॉल्ड एग्जांपल वाले देखते हैं हम लोग, पर्टिकुलरली ये वाला। देखो, 2 syringes of different क्रॉस सेक्शन विदाउट नीडल्स, नीडल्स निकाल दो, ऐसे ज्वाइन कर दिया ना। इसका पिस्टन जो है, इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर दिया है, इसका 3 सेंटीमीटर दिया, यहाँ पे बोला 10 न्यूटन फोर्स लगाया, यहाँ पे कितना फोर्स ट्रांसमिट होगा। तो वही F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। इसका डायमीटर 3 टाइम्स है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन 9 टाइम्स हो जाएगा, तो 10 न्यूटन का 90 न्यूटन बन जाएगा। और फिर बोला है कि अगर ये 6 सेंटीमीटर प्रेस किया तो ये कितना दूर तक जाएगा। तो वॉल्यूम तो कंप्रेस तो होता नहीं, इक्वल वॉल्यूम आगे बढ़ेगा, इसका वाइड है तो ये वॉल्यूम जो है सेम वॉल्यूम के लिए कम आगे बढ़ेगा, इसका 9 टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो ये अगर 6/9 आगे बढ़ेगा। दैट्स व्हाट इज द क्वेश्चन। देखो यहाँ पे देखो, सेम लॉजिक है, सेम फार्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया। 10 न्यूटन है अप्लाइड, 10 है, तो A2 इसका निकाल लो, A2/A1 9 आ जाएगा रेशो, डायमीटर को आधा किया उन्होंने। और वॉल्यूम देखो, सेकंड उन्होंने बोला है कि कितना आगे बढ़ेगा वो। 10 मतलब पिस्टन पुश थ्रू 6 सेंटीमीटर, हाउ मच द बिग पिस्टन विल मूव फॉरवर्ड। तो वॉल्यूम तो होते नहीं चेंज, है ना, कंप्रेस तो कर ही नहीं सकते इसको। वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2, तो L1A1 इज इक्वल टू L2A2, तो ये 6/9 आ जाएगा। फिर से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना ये 9, तो ये आएगा तुम्हारा 0.67, 1/9 टाइम्स आगे बढ़ेगा। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें क्या है, देखो जो डिस्प्लेसमेंट है कम हो रहा है, वर्क डन विल बी सेम, वर्क डन को हम एम्पलीफाई नहीं कर सकते,
फोर्स अगर 9 टाइम्स हो गया, देखो F1 इंटू D1, F2 इंटू D2, अगर ये 9 टाइम्स हो गया तो सॉरी इधर वाला 9 टाइम्स हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 1/9 टाइम्स। तो वर्क डन विल नॉट बी एम्पलीफाई, एनर्जी को कभी हम एम्पलीफाई नहीं कर सकते। फोर्स को एम्पलीफाई किया हमने, बट एनर्जी को नहीं कर सकते। एनर्जी जिस दिन एम्पलीफाई हो गई तो बहुत सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएंगी, है ना। गल्फ कंट्रीज ये पेट्रोल की एंड डीजल की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, है ना। नॉट रिक्वायर्ड, हम एम्पलीफाई कर रहे हैं एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी मिल गई, उसको कीप इंक्रीजिंग, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इजी हो जाएगा, है ना, फ्री ऑफ कास्ट, है ना। तो एनर्जी कैन नॉट बी एम्पलीफाइड, एनर्जी का थोड़ा लॉस ही होगा, है ना। तो यहाँ से देखो एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट हम डिस्कस कर सकते हैं। जब हम कार में पेडल प्रेस करते हैं ना, तो ऐसा पेडल यहाँ पे ब्रेक पेडल है, इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक सिलेंडर होता है, इसको मास्टर सिलेंडर बोलते हैं, ये थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर ये कनेक्टेड होती चारों व्हील्स में, ऐसे ऐसे व्हील सिलेंडर होते हैं, वहां पे कनेक्टेड होती है, ये पिस्टन फिर आगे बढ़ता है, यहाँ पे ब्रेक लाइनिंग्स होती है और व्हील के अगेंस्ट में व्हील घूमता है, तो ब्रेक लाइनिंग्स उसमें जाके स्टक हो जाती है, उसको ब्रेक लाइनिंग मतलब हाई फ्रिक्शन होता है उसमें, टू व्हीलर्स में भी होता है उसमें, लेकिन लिंकेजेस वाले होता है, हाइड्रोलिक नहीं। तो ये अगेंस्ट द स्प्रिंग टेंशन आगे चला जाता है, तो रोटेटिंग व्हील को जाके साथ स्टक हो जाता है, रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है और ब्रेक लगते हैं, तो इजी हो जाता है ना। हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर इजीली ऑपरेटेड, है ना, इस तरह से वो ऑपरेट करते हैं। हम जहाँ बैठते हैं प्रेस करते हैं उसको, कम फोर्स से काम चल जाता है, नहीं तो बहुत हाई फोर्स लगाना पड़ता है हमें, तो फोर्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दैट्स हाउ ब्रेक सिस्टम वर्क्स। ये भी सेम है, हाइड्रोलिक ब्रेक का जो मैं बता रहा था यहाँ पे दिया है, when we apply the little force on the pedal with our foot, the master piston moves inside the master cylinder, उसको पहले वाले को master piston बोलते हैं क्योंकि वो मेन होता है, वहां से ट्रांसमिट होता है, and the pressure caused is transmitted through the brake oil to act on the piston of larger area which are in the wheel के अंदर होते हैं, ये चार व्हील है तो चारों में होगा। large force acts on the piston and is pushed down the expanding brake shoes against the brake linings। जो व्हील ड्रम होता है, व्हील अंदर जिसके ऊपर व्हील माउंट होता है, ये ब्रेक लाइनिंग होती है, शूज भी ऐसे होते हैं, ब्रेक शूज ऐसा अगेंस्ट द स्प्रिंग टेंशन एक्सपेंड होते हैं वो, जब पैडल से पैर हटा देते हैं तो वो अंदर आ जाते हैं, फिर से फ्री हो जाता है ब्रेक। आर यू देयर? हाँ सर। यस, ओके। तो ब्रेक का अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर पूछते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट या ब्रेक, दे कैन आस्क हिम, ठीक है। तो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द फ्लूइड डायनामिक्स। अभी तक फ्लूइड एट रेस्ट पर था, नाउ फ्लूइड इन मोशन, वी कॉल इट फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। जैसे वाटर को हम पहले वाटर टैप को खोलते हैं, पहले तो उसमें स्टडी फ्लो दिखता है, स्मूथ फ्लो दिखता है, बाद में ज्यादा ओपन कर दो तो वो जिगजैग फ्लो हो जाता है ना। तो टू टाइप्स के फ्लो हम डिफाइन करने वाले हैं। उससे पहले स्ट्रीम लाइन डिफाइन करते हैं। स्ट्रीम लाइन इज द पाथ फॉलोड बाय द वाटर पार्टिकल्स और फ्लूइड पार्टिकल्स। एक फ्लूइड पार्टिकल का कैसा पाथ है, सपोज ऐसे कोई ट्यूब है, इट इज फॉलोइंग सर्टेन पाथ and tangent drawn will give you the direction of flow at that point. तो streamline is the path followed है, path को streamline बोलते हैं। Alright, तो streamline flow क्या होता है? Streamline flow is that in which the streamlines don't intersect, and also velocity of flow at any point remains constant. Suppose ये पार्टिकल आ रहा है, यहाँ पे उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे सपोज उसकी जो है 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई, यहाँ पे जितने पार्टिकल्स आएंगे सबकी 10 होनी चाहिए, जब यहाँ पे पहुंचेंगे वही पार्टिकल 15 होनी चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, जितना है उस पॉइंट पर, आगे पार्टिकल आगे चला जाएगा तो उसका चेंज हो जाएगा, पीछे वाले का कुछ और होगा, बट यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दे शुड हैव द सेम वेलोसिटी। velocity of flow at any point remains constant, velocity of flow at any point remains constant, and your streamlines है they don't intersect,
इंटरसेक्ट नहीं करती, दे डोंट क्रॉस ईच अदर, तो ऐसे फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। क्रॉस नहीं करती तो उससे क्या होता है कि वो लॉसेस नहीं होते, एनर्जी कोलिजन नहीं होते तो लॉसेस नहीं होते, इसीलिए स्ट्रीमलाइन शेप बनाते हैं। फिश का जो है शेप स्ट्रीमलाइन है ना, उसको उसको स्विम करने में प्रॉब्लम नहीं होती, एनर्जी लॉसेस नहीं होते, इजीली स्विम करती है। वैसे ही फिर सबमरीन, प्लेन उसी शेप के बनाते हैं, एंड कार्स के जो हैं वो भी स्ट्रीमलाइन शेप रखते हैं, तो एनर्जी कंजम्पशन कम होता, लॉसेस कम होते, तो सेविंग होती फ्यूल की। और अभी जो है जैसे एरोप्लेन में भी, एरोप्लेन जो है उसमें भी स्ट्रीमलाइन तो है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस से टेक ऑफ करता तो एयर रेजिस्टेंस होता है, फिर ऊपर हाइट पे भी एयर रेजिस्टेंस होता, तो लॉसेज हो जाते काफी उसमें। तो अभी हाइपरलिंक बना रहा है एलन मस्क जो है, वो एयर एयरक्राफ्ट से सस्ता ट्रांसपोर्टेशन प्रिपेयर कर रहा है। टनल अंदर, टनल है अपना वैक्यूम टनल बना रहा है, मतलब टनल बना रहा है उसके अंदर वैक्यूम करके ही विल जस्ट यूज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ऑलरेडी टनल्स बन चुकी हैं काफी वहां पे लॉस एंजल्स वगैरह में। स्पीड इज आल्सो नाइस, 1200 किलोमीटर पर आवर है ना, तो बेटर देन एरोप्लेन एंड लेस कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, है ना। वैक्यूम टनल्स हैं तो उसमें कंजम्पशन ज्यादा नहीं आएगा। ऑलराइट, आर यू देयर? यस सर। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, चेंज हो सकती है। वहां पर पहले सपोज एक पार्टिकल यहाँ पे है, उसकी 10 है, फिर दूसरा पार्टिकल जब पहुंचा उसकी 15 हो गई, तो वेलोसिटी डजंट रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी पॉइंट, एंड स्ट्रीमलाइंस विल इंटरसेक्ट, क्रॉस कर सकती है स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को। ऐसा कब होता है? जब बहुत स्पीड बढ़ गई, फ्लो ऑफ द स्पीड बढ़ गई, क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा हो गई, क्रिटिकल स्पीड इज 1, जहां पे वो स्ट्रीमलाइन फ्लो उसका ब्रेक हो जाता है, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन रख दिया सामने, तो लेस स्पीड पे भी ऐसा टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है, जिसको हम जिगजैग फ्लो भी बोलते हैं, है ना। Steady flow is achieved at low flow speed beyond a limiting value called critical speed. This flow loses the steadiness, है ना, called turbulent or zigzag flow, and इसमें streamlines will cross each other. Of some obstruction, it is also due to some obstruction kept in front, है ना, तो इसमें एनर्जी लॉसेस होते हैं ना। ऑलराइट, तो दो टाइप के फ्लो हैं। Now rate of flow is, how do we define the rate of flow? Rate of flow is defined as the volume flowing per second. Ratio of volume divided by time is the rate of flow Q. अच्छा, वॉल्यूम को हम a इंटू एक्स लिख सकते हैं। सपोज यहाँ से एरिया क्रॉस सेक्शन a है, x डिस्टेंस कवर किया उसने टाइम t में, तो x अपॉन t इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो रेट ऑफ फ्लो इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी देयर, एंड यूनिट क्या होगी? वॉल्यूम का मीटर क्यूब पर सेकंड। All right, the rate of flow is A into V, or volume flowing per second. The next one is equation of continuity, or continuity equation, C equation भी कभी-कभी हम short में बोलेंगे इसको. It is very important, continuity equation. Any idea about the continuity equation? नो सर। नहीं सर। देखो सपोज तुम्हारे पास वो वाटर फ्लोइंग पाइप है, फ्लेक्सिबल पाइप गार्डन में, उसके अगर हम पार्शियल क्लोज करते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है ना। पहले सपोज यहाँ तक जा रहा पानी, अभी दूर तक जाता है ना, गार्डनिंग के टाइम में हमें दूर तक पानी भेजना होता है, तो क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटा देते हैं उसका, तो वेलोसिटी बढ़ जाती। तो इट इज ऑल अबाउट दैट ओनली। इफ सर एरिया ये क्रॉस मैथ्स सेक्शन, में पढ़ा था शायद। मैथ्स में अच्छा मैथ एक में, सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक क्वेश्चन था, उसमें बताए थे मैंने। ओके, तो यहाँ देखो, if area of cross section of tube decreases, velocity increases. Velocity inversely proportional to area of cross section. If this goes down, velocity goes up. ठीक है, तो लेट्स सी टेक्स्ट बुक में क्या कैसे दिया इसको। फॉर स्टडी एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो, स्टडी फ्लो एंड आइडियल फ्लो बोल सकते हैं इसको, कॉम्प्रेस भी नहीं होना चाहिए, स्टडी स्ट्रीमलाइन भी रहना चाहिए, और विस्कोसिटी भी नहीं होनी चाहिए। एक टर्म विस्कोसिटी भी होता है,
तो स्टडी एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो, product of area of cross section and velocity of flow remains constant. If A is the area of cross section, V is the velocity of flow, AV is equal to constant. मतलब एक बढ़ा है तो दूसरा घटना चाहिए एंड वाइस वर्सा. और न्यूमेरिकल्स के लिए A1 V1 is equal to A2 V2 इसको लिख सकते हैं इस इक्वेशन को. ठीक है. इट इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, कभी कभी क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन, किसके बेस्ड. इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास. जितना मास यहाँ से इंटर होगा उतना ही मास निकलेगा इन सेम टाइम इंटरवल. सपोज डेल्टा टी में 1 सेकंड में जितना एंटर हुआ, बिकॉज बीच में कंप्रेस तो हो नहीं रहा है, वो लीक भी नहीं हो रहा कहीं बाहर, है ना. तो सेम अमाउंट विल बी कमिंग आउट. तो मास कंजर्वेशन पर है. तो मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग आउट इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इन. तो मास at p is equal to mass at r is equal to mass at q per second या इवन डेल्टा टी. टाइम इंटरवल फिक्स कर देंगे या 1 सेकंड कर देंगे. तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है. वॉल्यूम क्या होता है, ए इंटू एक्स होता है इंटू डेंसिटी. एक्स को वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को. टाइम इंटरवल सभी में सेम लेना है, एक फिक्स करना पड़ेगा. तो ये आ गया. तो यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन एपी है, वेलोसिटी वीपी है, टाइम इंटरवल सेम, डेंसिटी सेम, बिकॉज कॉम्प्रेस नहीं हो रहा है. तो रो रो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और डेल्टा टी भी कैंसिल हो जाएगा. तो एपी वीपी इज इक्वल टू ए आर वी आर इज इक्वल टू ए क्यू वीपी. ठीक है. The product of area and velocity remains constant. So this is all about your continuity equation. And इस पे numericals भी काफी आते, particularly competitive examination में. Derivation can be asked 2 or 3 marks. Clear? Yes, sir. So this is very important equation. जैसे ये क्वेश्चन इसी पे बेस है ना. एक सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ द स्प्रे पंप है, क्रॉस सेक्शन एरिया 8 है एंड 40 फाइन होल्स है उसमें सामने, छोटे डायमीटर के छोटे छोटे होल्स हैं. If the liquid flow inside the tube is 1.5 meter per minute, है ना, what is the speed of ejection of the liquid through the hose? A1 V1 is equal to A2 V2. Rate of flow तो सेम रहेगा, है ना, कंप्रेस हो नहीं रहा, लीक हो नहीं रहा. A1 उन्होंने कितना दिया, 8 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर स्क्वायर में रखते हैं सबको. वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में आंसर दिया तो हमने भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया. नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, 40. उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिलीमीटर में दिया, तो डायमीटर दिया तो आधा कर दिया उसको, और सेंटीमीटर में इसका, और V2 निकालना है. V2 निकाल लो यहाँ से सॉल्व करके, 0.64 आएगा. ऑलराइट. ठीक है. Yes, sir. तो ये पूछ सकते क्वेश्चन, डायरेक्ट है. बट एक और अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये वाला. कैन यू प्रेडिक्ट, गो थ्रू द क्वेश्चन एंड टेल मी हाउ टू डू इट. इट वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस, बट तुम्हारे एग्जाम में भी पूछ सकते बिकॉज इट इज इजियर क्वेश्चन. वाटर टैप में से जब फ्लो होता है ना, देखा, जब स्टीम लाइन फ्लो होता है तो नीचे नीचे जाते थे, एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटता जाता है, वेलोसिटी बढ़ती जाती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटता जाता है. तो वेलोसिटी V2 नहीं दिया है, V2 कैसे निकाल लेंगे. V1 A1 दिया है और A2 निकालना है, V2 इनडायरेक्टली दिया है. हाउ टू गेट द V2, हाउ टू गेट द V2, बोलो.
काइनेमेटिक इक्वेशन से V2 निकाल सकते हैं ना। देखो यहाँ पे कितनी डेप्थ पर निकालना है, हमें यहाँ पे V2 निकालना है। तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू U1 स्क्वायर प्लस 2GH, तो G माइनस पुट कर दो, H भी नीचे माइनस, तो यहाँ से यहाँ पे पुट कर दो। तो कितना आएगा, V1 कितना दिया हमें, इनिशियल वेलोसिटी 1 दी है, 2, और ये G10 ले लो, H कितना है 0, तो ये 3 आ जाएगा, ये 1, तो टोटल 4 हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर 2 आ जाएगा। वेलोसिटी डबल हो गई, यहाँ पे 1 थी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा। ठीक, काइनेमेटिक इक्वेशन से हम V2 निकाल सकते हैं। ऑलराइट, तो सी ऑप्शन है। बोलो, getting it or not? So what was new Yes, sir. here? V2 was Oh, indirectly given. okay. We can use the equation of motions to get V2. डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लस ही लेंगे ना, G भी नीचे, H भी नीचे, तो वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं, हमने प्लस ले ली, माइनस का यहाँ पे नहीं रखेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस लेंगे तो ये भी प्लस आएगा, ये भी। इनफैक्ट यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखो नीचे की डायरेक्शन माइनस है, तो रूट लेंगे तो प्लस माइनस आता है ना, प्लस माइनस आता है, तो एज पर दैट माइनस लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम इंटरेस्टेड है स्पीड में, है ना, वी आर इंटरेस्टेड इन द स्पीड, है ना, we are not dealing with the kinematic equation and all, है ना, we are interested in area of cross section, that should be positive. All right, Yes, अभी sir. ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन पढ़ेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन आफ्टर द ब्रेक, है ना, डेरिवेशन पूछा जाता है, इस पे हम देखेंगे एरोप्लेन वगैरह कैसे फ्लाई होते हैं, इवन इफ दे आर डेंसर इन, their density is more than that of air, how can they sustain in the air, है ना, thrust तो opposite direction में, vertical direction